ठंड में 3 अमीर और 2 गरीब बहू की रजाई। आज हमारे बच्चों की जो हालत है ना, उन सब की जिम्मेदार आप लोग हैं। माँ शिल्पा, शालू और खुशबू के साथ साथ पूनम और निशा भी तो आपकी बहुएं हैं। अब उनके साथ भला ऐसे कैसे कर सकती हैं? हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम आपसे सारे रिश्ते नाते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देंगे। और माँ, आप तो भूल ही जाना कि आपके नरेश और दुर्गेश नाम के कोई बेटे भी थे। आखिरकार सुनीता, शालू, शिल्पा और खुशबू ने ऐसा क्या किया था जो आज पूनम और निशा के बच्चों की जान पर बात बनाई थी? इसे जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। शिल्पा, शालू, खुशबू बहू, मैंने तुम तीनों के लिए देसी घी के ये गोंद के लड्डू बनाए हैं। इसे खाने से होने वाला बच्चा बहुत तंदुरुस्त पैदा होता है और माँ की सेहत भी बनी रहती है। अब तुम तीनों को दिन में 2 बार ये लड्डू और साथ में 1-1 गिलास केसर का दूध पीना है। इन लड्डुओं में से तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो लड्डू को आराम से अपने कमरे में बैठकर खाऊंगी। तुम तीनों अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू और दूध लेकर वहीं आती हूँ। सुनीता अपनी तीनों गर्भवती बहू शिल्पा, शालू और खुशबू को उनके कमरे में ले जाकर गर्मा गर्म दूध, गुड़ के लड्डू और काजू बादाम देती है। जहां एक तरफ सुनीता की तीनों 6 महीने की गर्भवती बहुएं अपने कमरे में बैठकर हीटर के सामने लड्डू और बादाम खा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ सुनीता की 2 बहुएं पूनम और निशा इस कड़कड़ाती ठंड में अपनी कोख में 8 महीने का बच्चा लेकर आंगन में कपड़े धो रही होती हैं। पूनम, आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना। देखो ना, आज तो सूरज भी नहीं निकला है और तो और कितना कोहरा भी हो रहा है। मैं तो जल्दी से काम खत्म करके रजाई में जाकर सो जाऊंगी। क्या ही फायदा उस रजाई को ओढ़ने का। देखा नहीं तुमने वो रजाई कितनी जगह से फटी हुई है। माँ जी ने हमें न जाने कितने सालों पुरानी रजाई निकाल कर दी है। चूहे ने उसे कई जगह से कुतरा हुआ है। उसमें क्या ही वो हवा रुकेगी। माँ जी का तो प्यार बस अपनी उन तीनों बहू पर निकलता है। हम गरीब लोगों के लिए तो उनके दिल में रत्ती भर भी प्यार नहीं है। ऊपर से हमारे पति भी यहाँ नहीं रहते। पूनम ठंड से कांपते हुए जल्दी से सारे काम खत्म करती है और कमरे में जाकर अपनी फटी हुई रजाई को कुछ कपड़ों की मदद से सिलने लगती है। थोड़ी बहुत रजाई ठीक कर दी है, चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। पूनम, निशा रजाई ओढ़कर आराम कर ही रही होती हैं कि तभी वहां तीनों अमीर बहुएं आती हैं और उन दोनों गरीब बहुओं पर जानबूझकर ठंडा पानी डाल देती हैं, जिससे वो दोनों घबराकर उठती हैं और साथ ही साथ उनकी रजाई भी पूरी तरह से गीली हो जाती है। ये तुम तीनों ने क्या किया? हमारे पास एक ही रजाई थी और उसे भी तुम दोनों ने जला दिया। अब हम रात को क्या ओढ़ेंगे? क्या तुम दोनों को याद नहीं है कि ये हमारा फ्रूट्स खाने का टाइम हो गया है? कौन लेकर आएगा हमारे लिए फ्रूट्स? माँ जी ने तुम्हें क्या कहा था? तुम भूल गई? उन्होंने तुम दोनों को इस घर में इसलिए रखा है ताकि तुम हमारी सेवा कर सको, ना कि इस रजाई में पड़े पड़े दिन में आराम करो। अब जाओ और हमारे लिए फ्रूट्स लेकर आओ। जहां ये तीनों अमीर बहुएं दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आई थीं, वहीं ये दोनों गरीब बहुएं कुछ नहीं लेकर आई, जिसके चलते सुनीता हमेशा अमीर गरीब बहुओं में बहुत भेदभाव करती है। यहां तक कि 8 महीने की गर्भवती अपनी दोनों गरीब बहुओं की सेवा करने की बजाय सुनीता दिन रात अपनी तीनों अमीर गर्भवती बहू की सेवा करती है। जहां इन तीनों के पास ओढ़ने के लिए मखमल की गर्म रजाई थी, वहीं उन दोनों गरीब लोगों के पास ओढ़ने के लिए एक फटी रजाई, लेकिन इसे भी ये तीनों गिला करके खराब कर देती हैं। अब हम क्या करें? उन तीनों ने हमारी रजाई गीली कर दी और ना जाने कब बाहर धूप निकलेगी। बिना रजाई के तो हम लोग सो भी नहीं पाएंगे। मुझे तो हमसे ज्यादा हमारे होने वाले बच्चों की फिक्र है। आज तो हम माँ जी से नई रजाई के लिए बात करके ही रहेंगे। माँ जी, हमारे पास तो पहले से ही काफी अच्छी क्वालिटी की रजाई थी, तो आप हमारे लिए ये मखमल की रजाई क्यों लेकर आई हो? इसे तोड़ने के बाद तो हम हीटर चलाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई ऐसी वैसी मखमल की रजाई नहीं है। ये मखमल की रजाई मैंने तुम्हारे लिए कश्मीर से मंगवाई है। पता है, एक रजाई की कीमत पूरे 15,000 है। अब क्या मैं अपनी बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती? वैसे भी तुम तीनों पेट से हो, इस वक्त जितना अपने ख्याल रखोगे उतना अच्छा होगा। जहां सुनीता अपनी 3 अमीर बहुओं के लिए कश्मीर से महंगी रजाई मंगवाती है, वहीं दोनों गरीब बहुओं के लिए एक चादर तक नहीं लाती है। निशा और पूनम हाथों में फल लिए दरवाजे पर खड़ी होती हैं और अपनी सास की बात सुनकर कमरे में आती हैं। माँ जी, ठंड काफी बढ़ चुकी है, अब उस रजाई में हमारा गुजारा नहीं होता। आप हमारे लिए भी एक नई रजाई ले आइए ना। ऐसे न सही, लेकिन एक नॉर्मल सी रजाई ही ले आइए। हम भी तो पेट से हैं। ये तीनों तो फिर भी 6 महीने के पेट से हैं, लेकिन हमारी तो कुछ हफ्तों में डिलीवरी भी होने वाली है। इतना ही रजाई ओढ़ने का शौक है तो अपने माँ बाप से कहकर मंगवा लो। मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं मैं जो तुम दोनों पर खर्च करूं। माँ जी ने क्या कहा तुम दोनों से? अब हमारे फ्रूट इधर रखो और हमारे कमरे से निकल जाओ। तुम्हारी शक्ल देख कर तो हमारा मूड खराब हो जाता है। दोनों गरीब बहू अपने कमरे में आती हैं
गीली रजाई होने की वजह से पतली सी चादर ओढ़कर ही सारी रात ठंड से कपकपाती हैं। अगले दिन हल्की हल्की धूप निकलता देख दोनों बहुएं अपनी गीली रजाई को छत पर ले जाती हैं। अब बस इस धूप में जैसे तैसे कर हमारी ये रजाई सूख जाए। कल रात तो हमने बिना रजाई के गुजार ली, लेकिन आज की रात नहीं गुजर पाएगी। इस धूप में खड़े होकर भी मुझे अभी भी हल्की हल्की ठंड लग रही है। हे भगवान, प्लीज थोड़ी धूप तेज कर दो। कुछ घंटे काफी अच्छी और कड़क धूप निकलती है, जिसके चलते निशा और पूनम की रजाई हल्की हल्की सूख जाती है और तकरीबन 1 हफ्ते के लंबे समय के बाद उन दोनों बहुओं की रजाई अब पूरी तरह से सूख चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आज तो कितनी अच्छी धूप निकली है। मैं तो कह रही हूँ हमारी ये मखमल की रजाई को ले जाकर हम लोग छत पर डाल देते हैं। धूप लगने की वजह से थोड़ी गर्म भी हो जाएगी। धूप तो सच में निकली काफी अच्छी है। चलो रजाई लेकर छत पर चलते हैं। एक एक कर तीनों बहुएं रजाई को छत पर ले जाती हैं और उन्हें धूप में रख सीधा नीचे आ जाती हैं कि तभी थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश होती है, जिससे वो तीनों की रजाई भीग जाती है और अब उन तीनों अमीर बहुओं के पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं होता। हम क्या करें, हमारी रजाई तो बारिश में भीग गई और जो हम पहले रजाई ओढ़ते थे उसे भी हमने गरीबों में दान कर दी। अब हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रजाई ओढ़े बिना तो मैं रात में सो भी नहीं पाऊंगी। मुझे तो अभी से ही ठंड भी लग रही है। हम क्या करें? खुशबू, शालू और शिल्पा की बात सुन पूनम निशा को उन तीनों की काफी फिक्र सताने लगती है, जिसके चलते वो अपनी रजाई ले जाकर उन दोनों को दे देती है। हमारी रजाई अच्छे से सूख चुकी है, अगर तुम तीनों चाहो तो इसे ओढ़ लो। हमारे पास रजाई नहीं है, इसलिए हम तुम गरीब की रजाई को ले रहे हैं, वरना हम तो इसे छुए तक नहीं। तीनों अमीर बहुएं दोनों गरीब बहुओं से उनकी रजाई को लेकर अपने कमरे में आ जाती हैं और 2 रजाई को मिलाकर आराम से सो जाती हैं। तकरीबन 1 हफ्ते तक तीनों अमीर बहुएं उन दोनों गरीब बहुओं की रजाई में आराम से सोती हैं और बेचारी दोनों गरीब बहुएं ठंड से कपकपाती हैं। समय गुजरता है और उन दोनों की डिलीवरी का समय आ जाता है, जिसके चलते दोनों अस्पताल में भर्ती होती हैं। वहीं उन दोनों के पति भी अब काम से वापस घर आ जाते हैं और आज पूरा परिवार अस्पताल में होता है। पूनम और निशा की डिलीवरी तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बिना रजाई की वजह से जो ठंड होने लगती थी वो उनके बच्चों के सीने पर बैठ जाती है और दोनों बच्चे पैदा होते ही एडमिट हो जाते हैं। दोनों बच्चों को निमोनिया हो गया है। ठंड उनके सीने पर बैठ गई है। लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पर उनकी माँ का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया है। आप बच्चों के आगे के ट्रीटमेंट के लिए इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे। ये सब सिर्फ आपकी माँ और उन तीनों की वजह से हुआ है। हमने हमेशा इनका भला चाहा, लेकिन आज इनकी वजह से हमारी क्या हालत हो गई है, हमारे बच्चों की भी। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप लोग हमारी पत्नियों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे। माँ, मुझे शर्म आती है खुद को अपना बेटा कहते हुए। एक माँ होकर आप दूसरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दुर्गेश और नरेश की ऐसी बातें सुनकर सुनीता को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दोनों मासूम बच्चों की ऐसी हालत देख अमीर बहू को भी अपनी पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोच पछतावा होता है। इतनी पागल थी मैं जो अमीर और गरीब के चलते अपने ही वंश के चिराग की जान खतरे में डाल बैठी। बहू तो फिक्र मत कर, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाऊंगी, लेकिन तुम दोनों के बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। पूनम, हमें माफ कर दो। सबसे बड़ी गलती तो हमसे हुई है। तुम दोनों ने हमारी मदद करनी चाहिए और हम तीनों ने इसका फायदा उठाकर तुम्हें इतनी तकलीफ में डाल दिया। पूरा परिवार मिलकर निशा और पूनम के बच्चे की सलामती के लिए दुआ करता है। कई तरह की ट्रीटमेंट और दवाई के बाद आखिरकार पूनम और निशा के बच्चों की हालत में काफी सुधार आता है। वहीं अब तीनों अमीर बहू और सास मिलकर उन दोनों बच्चों और दोनों गरीब बहू का भी काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं और आखिरकार वो सब सुधर जाते हैं। पूजा एक छोटे से घर में अपनी गरीब माँ के साथ रहती थी। पूजा सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल रही होती है कि तभी उसकी माँ रेखा उसे टोकती है। अरे खाना तो खाकर जा, भूखे पेट जाएगी, फिर पूरे दिन वहाँ पर पढ़ाई करते रहेगी। भूखे पेट भजन ना हो, ये सुना है ना। माँ, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। अगर मैं खाना खाने रुक गई तो मैं और ज्यादा लेट हो जाऊंगी। मुझे कॉलेज जाना है, मैं घर आकर खा लूंगी। तेरे जल्दी से खाना पैक कर देती हूँ। माँ, खाना पैक मत करो, मैं जा रही हूँ, बाय। पूजा काफी जल्दबाजी में थी कि तभी पूजा का दुपट्टा उस घर के दरवाजे में फंस जाता है। अरे ये मेरा दुपट्टा, इसे भी अभी फंसना था। जब मैं लेट हो रही हूँ तो हर जगह से मुसीबत आती है मेरे सर पर। पूजा अपने दुपट्टे को छुड़वाने में लगी थी कि तभी एक पूरब नाम का लड़का आता है। मैं आपकी मदद कर दूं? मैंने आपकी मदद मांगी जो आप खुद से मेरी मदद करने आ गए? अरे मैं खुद से इसलिए आया क्योंकि मुझे आप परेशान दिख रही थी। रुकिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। पूरब पूजा का दुपट्टा छुड़वाने में उसकी मदद करता है। थैंक यू, आपने मेरा दुपट्टा निकाला, लेकिन मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, इसलिए मुझे जाना है। पूरब को पूजा काफी पसंद आती है। ये लड़की कुछ अजीब थी, पहली बार देखा लेकिन
नजर ही नहीं हट रही थी। पूजा से मिलने के लिए पूरब जानबूझकर उसी समय बाहर आता था कि वो पूजा को देख सके। अरे आज तो आपके पास समय होगा ना, आज हम बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा, फिर आप ही बता दीजिए, जब आपको समय मिले हम तब बात कर लेंगे। मैं देख रही हूँ कई दिनों से कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। देखिए, कोई भी बात है तो साफ साफ बता दीजिए। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए कि कोई मेरा पीछा करे। अगर आप साफ साफ पूछ रही हैं तो मैं भी अब साफ साफ बता देता हूँ। मुझे आप बहुत पसंद हैं और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? लेकिन आप तो देखने में काफी अमीर घर से लगते हैं और मैं आपकी बराबरी की बिल्कुल नहीं हूँ। मैं गरीब घर से हूँ। मुझे अमीर या गरीबी से कोई मतलब नहीं है। मुझे जो पसंद है मैं उससे बात कर रहा हूँ। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो हम आगे बात बढ़ा सकते हैं। पूजा काफी झिझक रही थी, लेकिन अब अक्सर उससे मिलने लगता है और उसकी झिझक को कम करने लगता है। पता है तुम्हें, तुम्हारा ससुराल ना बहुत अच्छा है। तुम अपने ससुराल को देखोगी तो हैरान हो जाओगी। अच्छा, वैसे मैं अभी से ही हैरान हूँ कि मैं तो इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि मुझे इतना अच्छा लड़का मिल गया है। तब तुम हैरान नहीं बल्कि खुश हो जाओ और मैं जल्दी तुम्हारे घर पर अपनी माँ को लेकर आऊंगा हमारी शादी की बात करने के लिए। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता, हम जल्दी शादी करेंगे। कुछ दिनों बाद पूरब अपने परिवार के साथ पूजा के घर शादी की बात करने जाता है और सबकी रजामंदी से कुछ ही दिनों में पूजा और पूरब की शादी हो जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि तुझे इतना अच्छा और बड़ा ससुराल मिला है। आज तक तूने जितनी भी गरीबी देखी है, भगवान अब तुझे उस गरीबी की आंच में कभी न लपेटे। माँ, आज तक मैं आपके बिना कहीं भी नहीं गई और अब मैं अपनी जिंदगी आगे की आपके बिना बिताऊंगी। मुझे आपकी बहुत याद आएगी। याद तो मुझे भी आएगी तेरी बहुत। तेरे बिना मेरा है ही कौन। लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि भगवान तुझे अब वो कोई भी दुख परेशानी ना दे। पूजा विदा होकर अपनी ससुराल आ जाती है। जैसे ही पूजा के ससुराल का दरवाजा खुलता है, पूजा अपने ससुराल को देखकर हैरान हो जाती है। ये क्या पूरब, ये तो इतना चमचमाता हुआ, ऐसा लग रहा है हीरे का ससुराल है मेरा। तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा हीरे का ही ससुराल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपना ससुराल देखोगी तो हैरान हो जाओगी। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ससुराल? बहुत ज्यादा अच्छा है, हीरे का ससुराल। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हीरे के ससुराल में जाऊंगी। मैं तो एक गरीब छोटे घर की लड़की हूँ। मेरे लिए एक मिट्टी पर पत्थर का ईंटों का ही घर बहुत होता है, लेकिन यहाँ तो हीरे का ससुराल है जो बाहर से इतना चमचमा रहा है, अंदर से पता नहीं कैसा होगा। तो चलो अंदर से भी दिखा देता हूँ कैसा होगा। पूजा अपने ससुराल में जाती है। वहीं उसकी सास नीलम और ननन जूही आरती की थाली लिए खड़ी थी। ये लो, आ गई गरीब घर की बेटी इस हीरे वाले ससुराल में। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि मैं कुछ भी पूजा के खिलाफ नहीं सुन सकता। आप उसे ताने क्यों दे रही हैं? अरे भैया, माँ ताना कहाँ दे रही हैं? माँ तो सच ही बता रही है ना, और सच थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए आपको ताने जैसा लग रहा है। अरे आओ बहू, देखो अपना ससुराल कितना बड़ा है, हर तरफ चमचमाहट। तुमने इतनी चमक तो अपनी जिंदगी में पहले कभी देखी नहीं होगी। क्यों, सही कह रहे हैं ना हम लोग? माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने आज तक कभी भी इतनी चमक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है जितनी मेरे ससुराल में है। बहुत ही आलीशान और शानदार मेरा ससुराल है, हीरे का ससुराल। कभी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन ऐसा ससुराल मेरा है। पूजा अपने ससुराल की काफी तारीफ करती है, लेकिन पूजा की सास और ननद को पूजा बिल्कुल पसंद नहीं थी। कुछ दिनों बाद पूजा ससुराल में झाड़ू लगा रही थी कि तभी उसकी ननद कहती है, अरे भाभी, आपको भले ही हीरे का ससुराल मिल गया हो, लेकिन आपको मिट्टी की आदत हमेशा ही रहेगी, क्योंकि आप गरीब घर से आई हो ना। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी वजह से यहाँ पर किसी को कोई परेशानी ना हो। वैसे बहाने तो बहुत अच्छी बना लेती हो आप कि आपकी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो आप ही हो, और ये बात आपको अच्छे से पता है। माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था कि मैं किसी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत हूँ, और आप सभी इसीलिए मुझे ताने मार कर रहे हो ना, क्योंकि मैं गरीब घर से आई हूँ। लेकिन मुझे अपने गरीब घर से होने में कोई परेशानी नहीं है। मेरे मन में कभी इस हीरे के ससुराल का लालच नहीं आया है। लालच तो मन में आया ही होगा, तभी तो आप इस हीरे की ससुराल की बहू बन गई हो। अच्छा, ये सब छोड़ो और जाओ मेरे लिए खाना बना कर दो। पूजा के ससुराल वाले उसके साथ बिल्कुल भी सही से बर्ताव नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद पूजा सबके लिए आलू प्याज की सब्जी बनाती है और अपनी सास को परोसती है।
माँ जी, मैंने आपके लिए आलू प्याज की सब्जी बनाई है। पूरब कह रहे थे आपको आलू प्याज की सब्जी बहुत पसंद है। ये मैं गरीबों वाली सब्जी नहीं खाती हूँ। तूने हमारा घर देखकर अंदाजा नहीं लगाया कि मैं कितनी अमीर हूँ और मुझे कैसा खाना पसंद आएगा। माँ जी माफ करना, लेकिन मुझे तो पूरब ने यही बताया कि आपको आलू प्याज की सब्जी पसंद है, इसलिए मैंने खास आपके लिए आलू प्याज की सब्जी ही बनाई है। आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। हाँ माँ, खाकर देखो ना एक बार। पूजा ने इतनी मेहनत से बनाया है, कम से कम उसकी मेहनत की तो इज्जत रख लो। अरे कैसे इज्जत रख लूं जब मुझे जो चीज पसंद ही नहीं है। जबरदस्ती थोड़ी ना खा सकती हूँ, मुझे नहीं खानी, इसे लेकर जाओ यहाँ से। नीलम और जूही अक्सर पूजा के साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। ये सब पूरब को पसंद नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे लगा था माँ और जूही मान जाएंगे, लेकिन ये लोग तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक बर्ताव नहीं कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, इन लोगों का गुस्सा होना भी तो जायज है ना। और देखना, धीरे धीरे वक्त के साथ मैं सबको मना लूंगी। पूजा कितनी कोशिश करती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद हीरे के घर में रात के समय एक चोर आ जाता है। इतना तगड़ा घर मिला है ना, यहाँ से मैंने कुछ भी उठा लिया तो मेरी पूरी जिंदगी आगे की बन जाएगी। नीलम की आंख खुल जाती है। नीलम जैसे ही कमरे से बाहर जाती है तो वहां उसे नकाब में चोर दिखता है। चोर चोर, जैसे ही चिल्लाती है कि चोर उसका मुंह दबा लेता है। जरा सी भी आवाज की तो यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। जान के खतरे की वजह से नीलम चुप रहती है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, कुछ तो करो, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। नीलम काफी डर रही होती है कि तभी वहां पूजा निकलती है। ये लाइट कैसे जल रही है? पूजा आगे बढ़ती है कि अपनी सास को देखती है। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बूढ़ी को मार दूंगा। नहीं नहीं, मेरी सास को कुछ मत करना। पूजा चोर के ऊपर फास फेंकती है, लेकिन वो खुद को बचाने के चक्कर में पूजा के हाथ पर चाकू चला देता है। उसके हाथ से खून आने लगता है। अरे कोई है, बहू को डॉक्टर के पास लेकर चलो। सब लोग पूजा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और पूजा की पट्टी करवाते हैं। भाभी माफ कर दो हमें, हमने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया और अपनी माँ को बचाने के लिए अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बहू मुझे भी माफ कर दे। हीरे का ससुराल तो मिल गया, लेकिन हीरे जैसे ससुराल वाले नहीं मिले। अब हम आपके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। मुझे हीरे का ससुराल और हीरे जैसे ससुराल वाले मिले, मैं बहुत खुश हूँ। इसी के साथ अंत में सब ठीक हो जाता है और पूजा खुशी खुशी रहती है।